जय हिंद गाइस। स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रेलवे डोज पर। साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिकल डांस को वन शॉट में। यानी कि इस वीडियो में हम पूरी तरह से क्लासिकल डांस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो लॉन्ग वीडियो होगी, मैराथन टाइप की वीडियो होगी। तो बिना देरी किए और बिना किसी बात के शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिकल डांस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्लासिकल डांस के कितने भाव होते हैं और भी तमाम चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सबके एग्जाम में क्लासिकल डांस से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो को। साथियों, मैं दिवाकर सिंह आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतर बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिकल डांस किसे कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य। क्लासिकल डांस को हिंदी में शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। तो बात करें वह नृत्य जो भगवान, देवी देवताओं और धार्मिक शास्त्रों के पात्रों का वर्णन करता हो। किसका? वह नृत्य जो भगवान, देवी देवताओं और धार्मिक शास्त्रों के पात्रों का वर्णन करने वाला नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। शास्त्रीय नृत्य में दो भाव होते हैं। पहला भाव तांडव जो क्रोध और शेष की नहीं रोष को दर्शाता है। किसको? क्रोध और रोष को दर्शाता है। वहीं दूसरा भाव इसका है लास, जो कोमलता, सुंदरता और कभी कभी कामुकता को दर्शाता है। बेसिकली तांडव भगवान शिव को भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव का ही आप सबको पता है कि तांडव कौन करता है? भगवान शिव। तो उसका जवाब माँ पार्वती लास, कोमलता से, सुंदरता से देती है। कौन? माँ पार्वती। तो आई होप क्लासिकल डांस किसे कहते हैं, क्लासिकल डांस के कितने भाव होते हैं, तो आप सबको बहुत बेहतरीन अंदाज में पता चल गया होगा कि क्लासिकल डांस के दो भाव हैं। पहला तांडव जो भगवान शिव को समर्पित है, दूसरा भाव है इसका लास जो माँ पार्वती को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं कि क्लासिकल डांस के बारे में हमें पता कहां से चलता है। क्या है क्लासिकल डांस, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है। तो अब बात करें जानकारी के स्रोत का कि क्लासिकल डांस की जानकारी का स्रोत क्या है, तो आप ये सब इमेज में देख रहे होंगे मुनि जी, जिनका नाम है भरत मुनि। तो भरत मुनि हुए जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा, संस्कृत का ग्रंथ, जिसे नाट्य शास्त्र बोलते हैं और इसे पंचम वेद माना जाता है, जिसके लेखक भरत मुनि जी हैं। तो इनकी पुस्तक है नाट्य शास्त्र, जो कि एक संस्कृत का महाग्रंथ है, जिसे पंचम वेद भी माना जाता है। इसमें क्लासिकल डांस के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ अभिनय दर्पण में भी क्लासिकल डांस के बारे में पता चलता है, जिसके लेखक नंदकेश्वर जी हैं। तो दो पुस्तकें ऐसी हैं, पहली नाट्य शास्त्र, दूसरी अभिनय दर्पण, जिनमें से भारत में क्लासिकल डांस जैसा कुछ था, इसकी जानकारी मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब बात करें कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ध्यान देंगे तो 8 क्लासिकल डांस है। तो हमने बात की कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इसका जवाब है 8। बात करें संस्कृत मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। 9वां शास्त्रीय नृत्य छऊ, इसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी बोला जाता है। बात करें आप सबके एग्जाम में इसको कैसे पूछा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नृत्य है जिसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो छऊ यह संस्कृत मंत्रालय के अकॉर्डिंग 9वां क्लासिकल डांस है। अब हम यहाँ पर देखेंगे शास्त्रीय नृत्य, संबंधित राज्य और उसके भाव। जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी क्लासिकल डांस है तो उसमें दो ही भाव हो सकते हैं, या तो लास्य या तो तांडव, या फिर लास्य और तांडव दोनों का मिश्रण हो सकता है। तो अब हम इस स्लाइड में जानेंगे कि कौन कौन से क्लासिकल डांस में कौन सा भाव पाया जाता है। तो बात करें भरतनाट्यम, इसका संबंध तमिलनाडु से है और ये लास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको याद कैसे रखना है, तो आप एक शब्द भरतनाडु को 4 से 5 बार बोलिए। बोलिए भरतनाडु, 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 भरतनाडु। तो जब आप एग्जाम में अब बैठेंगे तो आप देखेंगे कि जब भरतनाट्यम आएगा तो आपके मन से, आपके माउथ से अपने आप ही चीजें निकलेंगी, भरतनाडु, भरतनाडु, भरतनाडु। तो नाडु किस में आएगा? केवल और केवल एक स्टेट तमिलनाडु में आता है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। और भाव की बात करें तो इसमें लास्य भाव पाया जाता है। बात करें अब कथकली की, कथकली केरल स्टेट से संबंधित है और इसमें तांडव रूप पाया जाता है। कौन सा रूप? तांडव रूप। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है और कौन कौन से इस टेस्ट के क्लासिकल डांस है, कौन से भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम क्या है? केरल स्टेट से संबंधित है।
और लास्य को दर्शाता है। बात करें मणिपुरी, नाम से ही पता चल रहा है मणिपुरी कहाँ को रिप्रेजेंट करेगा, मणिपुर को। और इसमें भाव की बात करें तो इसमें संयुक्त रूप से लास्य और तांडव दोनों ही भाव पाए जाते हैं। कौन कौन से? लास्य प्लस तांडव दोनों ही भाव पाए जाते हैं। याद रखेंगे कि मणिपुरी और कथक एक यही दोनों ऐसे क्लासिकल डांस है जिसमें संयुक्त रूप से लास्य और तांडव पाया जाता है। बात करें कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी कौन खाएगा? तो अंधा व्यक्ति खाएगा, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और इसमें भाव की बात करें तो इसमें लास्य भाव प्रदर्शित किया जाता है। ओडिसी की बात करें तो ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा को रिप्रेजेंट करेगा और इसमें लास्य भाव है। कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल डांस है, या यूं कहें उत्तर भारत का यह एकमात्र क्लासिकल डांस है। इसमें क्लासिकल डांस के दोनों ही भाव को मिश्रित रूप से दिखाया जाता है, अर्थात इसमें लास्य और तांडव दोनों ही रूप पाए जाते हैं। बात करें शास्त्रीय की, जो कि सबसे नवीनतम है, न्यूवेस्ट है। कौन सा? न्यूवेस्ट है, न्यूवेस्ट क्लासिकल डांस है और इसमें लास्य भाव को रिप्रेजेंट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अब क्या हम जानने वाले हैं। तो अब हम एक बार फिर से ओरली देखेंगे चीजों को और हम अब बात करेंगे मानचित्र के अकॉर्डिंग, मैप के अकॉर्डिंग। तो प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर पूर्व में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो आपको पता है, ये मान लीजिए अपने मैप है, तो आपको पता है ये ईस्ट है, ये ये क्या है, वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो यहाँ का पूछ रहा है आपसे किसका? उत्तर पूर्व का। तो अगर आप सबको मैप का थोड़ा भी ज्ञान है, हम यहाँ पर मैप ऐड करना भूल गए, नहीं तो हम मैप के थ्रू ही बताते हैं। आप वेट करिए, मैं मैप ऐड करके आपको एज्यूम कराता हूँ, चीजें मैप के थ्रू समझाता हूँ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर मैप के थ्रू। तो आपको मैप में दिख रहा होगा, हमने ऐसे यहाँ से सीधी लाइन खींचते हैं तो आपको पता है ये ईस्ट को और ये वेस्ट को, और ऊपर से सीधी लाइन खींचेंगे, सीधी ही लाइन है। 1 मिनट इरेज कर लेते हैं इसको, या आप ऐसे ही एज्यूम कर लीजिए कि ये सीधी लाइन है। तो ये साउथ डायरेक्शन को और ऊपर वाली नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहाँ पर आप सबको बताना ये चाह रहे हैं कि जब बात की जा रही उत्तर पूर्व में कुल कितने क्लासिकल डांस पाए जाते हैं, तो आप यहाँ से देखिए ये पूर्व दिशा है और इसके बीच उत्तर पूर्व है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि असम, जिसका क्या है क्लासिकल डांस शास्त्रीय, और इसी में क्या मणिपुर। आप आई होप आपको मैप में मणिपुर दिख रहा होगा। ये देखिए मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल दिया है। तो ये मणिपुर, मणिपुर में कौन सा है? तो मणिपुरी। इस तरह आप सब समझ रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कौन से दो स्टेट के क्लासिकल डांस पाए जाते हैं। तो उनका जवाब है असम और मणिपुरी, असम और मणिपुर। तो असम का शास्त्रीय और मणिपुर का मणिपुरी होगा। अब बात करते हैं दक्षिण भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस पाए जाते हैं, तो इसका जवाब है 5। आई होप आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पर केरल, जहां पे हम कलर कर रहे हैं केरल। तो आपको भी पता है केरल में 2 पाए जाते हैं, पहला तो कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। आप ये तमिलनाडु देख रहे हैं, तमिलनाडु में भी भरतनाट्यम पाया जाता है, भरतनाट्यम। 3 हो गए। उसके बाद आपको भी पता आंध्र प्रदेश में कौन? कुचिपुड़ी। कच्चीपुड़ी कौन खाएगा? जो अंधा व्यक्ति होगा। और ये आपको असम दिख रहा होगा, असम दिख रहा होगा यहाँ, उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा दिख रहा होगा। तो उड़ीसा का ओडिसी। इस तरह आप लोग देखिए कि दक्षिण भारत में केरल स्टेट में 2, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और ओडिसी उड़ीसा में। तो उत्तर पूर्व में 2 क्लासिकल डांस शास्त्रीय और मणिपुरी पाए जाते हैं। बात करें दक्षिण भारत में तो 5 क्लासिकल डांस कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और ओडिसी। अब एकमात्र उत्तर भारत में पाया जाने वाला क्लासिकल डांस आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश में कथक पाया जाता है, कथक पाया जाता है। चीजें आपको मैप के थ्रू उम्मीद है कि बहुत समझ आई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं, थोड़ा इसके बेसिक को फिर से देख लेते हैं एक बार, कैसे थ्योरी के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग देखिए, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जो कि केवल उत्तर भारत में पाया जाता है? तो उसका आंसर होगा कथक। ये देखिए हमने नोट लगाकर लिख दिया है, नोट बनाकर, कि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं भरतनाट्यम, जो कि सबसे प्राचीन
जो कि सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो बात करें भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सादिर था। आई होप आप सबको आनंद आ रहेगा। आनंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर दें, क्योंकि चीजें आप सबके लिए ही है और आपको रुचि के साथ पढ़ना है, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है। इसके लिए हमने यहाँ पर इमेजेस का भी यूज किया है आगे चल के, तो आपको चीजें बेहतर से बेहतरीन मिलेंगी यहाँ पर। अब बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है सादिर। सबसे पहले अब बात करें इसको भरतनाट्यम कहा किसने, तो आप यहाँ पर एक लाइन देखें। इसको भरतनाट्यम सबसे पहले कृष्ण अय्यर ने कहा। अब कृष्ण अय्यर कौन है, तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी है। इन्होंने, जब आपको पता है एक चीज और याद रखना, वर्ष 1910 में ब्रिटेन सरकार यानी इंग्लैंड ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भरतनाट्यम पर रोक लगा दी थी। उसी समय स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण अय्यर थे। इन्होंने बहुत प्रयास किया है, जिसके फलस्वरूप इनको बड़ा श्रेय भी जाता है, और इन्होंने ही भरतनाट्यम पहली बार शादी को कहा। अब बात करें इसमें क्या होता है, तो इसमें एक डांसर होता है। मान लो ये एक डांसर है, यही बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है, यानी इसके कई रोल हैं, कई सारे डबल रोल हैं इसके। और ये नृत्य, हमने बोला कि कोई भी क्लासिकल डांस मंदिरों को समर्पित होता है, भगवानों को समर्पित होता है। तो हम लोग भगवान के क्या है, दास है। भगवान के हम लोग क्या है, दास है। तो इसीलिए इसका एक नाम है दासी अट्टम। और आपको पता है, जब मंदिर को समर्पित है, ये मान लीजिए कोई मंदिर है, मंदिर को समर्पित है, तो मंदिर में हवन कुंड होता है, यानी आग भी जलती है। इसलिए इसका एक नाम क्या है, अग्नि अट्टम भी है। तो याद रखेंगे कि भरतनाट्यम का एक नाम क्या है, अग्नि अट्टम भी है। यानी अगर बात करें, प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लासिकल डांस ऐसा है जिसको या जिसका अन्य नाम अग्नियट्टम है, ऑप्शन दे दे, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है कि आप सब सही ऑप्शन को चुन पाएंगे, भरतनाट्यम। अब बढ़ते हैं इसमें कौन से भाव को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने पहले भी बताया है, भरतनाट्यम में कौन सा भाव होता है, तो लास्य भाव पाया जाता है। लास्य भाव, लास्य का मतलब है सुंदरता से, कोमलता से, और कभी कभी रेयरली कामुकता से। इसमें भाव, राग, रस और ताल का समावेश होता है। ये लास्ट लाइन देखिए, रस, ताल और भाव का समावेश होता है। उम्मीद है कि ये पहली भरतनाट्यम से रिलेटेड स्लाइड आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं और जानते हैं भरतनाट्यम से बनने वाले प्रश्नों के बारे में। अब बात करें, इसमें 6 भाग शामिल हैं, यानी कोई भी डांस या कोई भी आप काम करो तो उसके कुछ ना कुछ चरण होते हैं, स्टेप होते हैं। वैसे ही भरतनाट्यम में 6 भाग शामिल हैं। इसकी शुरुआत आला रिपू से की जाती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका अंत तिल्लाना, जिसको थिल्लाना भी कहीं कहीं लिखा जाता है, थिल्लाना से होता है। और इसमें बात करें तो कर्नाटक संगीत को पेश किया जाता है। यहाँ पर हिंदुस्तानी मिस टाइप हो गया है, मिस। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्नाटक संगीत को रिप्रेजेंट किया जाता है। जब संगीत वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आप सबको बताएंगे कि संगीत के कितने प्रकार हैं, संगीत से रिलेटेड घराने कौन कौन से। तो इन सब चीजों को हम वहां पर बहुत अच्छे से जानेंगे। हमने आपको यहाँ पर बताया कि भरतनाट्यम में 6 भाग हैं। तो इसका सबसे पहले शुरुआत आला रिपू से होता है। तो आला रिपू में बेसिकली क्या होता है कि जो डांसर होता है वो डांस की शुरुआत कर देता है यहाँ पे, यानी जो डांसर होता है ये डांस को यहाँ पर शुरू कर देता है आला रिपू के साथ। इसका दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग इसका है जाति स्वरम। क्या है, जाति स्वरम। और दूसरे भाग में होता है कि नर्तक, जो डांसर होता है, वो अपने कला के ज्ञान का परिचय देता है। क्या देता है, कला ज्ञान का परिचय देता है। हालांकि यहाँ से प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, प्रश्न केवल शुरुआत और अंत से ही पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम जान जाएंगे इसके 6 भाग को शॉर्ट में। तो दूसरा भाग इसका जाति स्वरम है, जिसमें नर्तक, डांसर क्या करता है, कला का ज्ञान देता है। तीसरा इसका भाग है शब्दम। क्या भाग है, शब्दम। तो इसमें शब्दम में क्या होता है कि यह नाट्य भावों को वर्णन करता है। यहाँ पर नाट्य के भावों को रिप्रेजेंट करता है, कि जैसे आपको पता है भरतनाट्यम लास्य को दर्शाता है, तो वहां पर ऐसी चीजें आपको स्टेज पे, मंच पे दिखाई जाती है, जिससे समझ आता है चीजें कि यहाँ पर लास्य की बात की जा रही। और इसका चौथा भाग है वर्णम। वर्णम से ही पता चल रहा है कि इसमें ताल की प्रस्तुति होगी, इसमें भाव और रागों का वर्णन किया जाएगा, तो वर्णम। और पांचवें भाग की बात करें तो ये होता है पदम। पांचवें भाग में क्या होता है कि इसमें नृतक अपने स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, मजबूती को। तो मजबूती को ऐसे अपने मुद्रा के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। और इसमें एक शब्द आता है, उसको हम जानेंगे, नई स्लाइड में ऐड करते हैं, पहले उसको नई स्लाइड में ऐड करते हैं। और हम इसमें एक मुद्रा का नाम आता है,
जिसको कटका मुख मुद्रा कहते हैं। क्या? कटका मुख मुद्रा। अब इस मुद्रा में होता क्या है बेसिकली, तो इस मुद्रा में 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। मैं दिखाता हूं आप सबको इमेज के थ्रू। अब देखिए आप लोग इमेज, आई होप आप सबको मुद्रा दिख रही होगी। ये है कटका मुख मुद्रा। इसमें क्या होता है, 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक बनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इमेज इसलिए दिखाया जा रहा है कि चीजें आपको बेहतरीन तरीके से याद रह पाए, याद रह जाए, और आप एग्जाम में जब प्रश्न आए तो कर पाए। जैसे आप सबके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कटका मुख मुद्रा किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, तो आई होप आपको वहां पर हमारे द्वारा दिखाई गई इमेज याद आएगी और आप बता पाएंगे कि कटका मुख मुद्रा भरतनाट्यम से रिलेटेड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं इससे रिलेटेड और भी क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे भरतनाट्यम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रमुख डांसर कि भरतनाट्यम को रिप्रेजेंट करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट, या यूं कहें उनको ख्याति दिलाने वाले, भरतनाट्यम को ख्याति दिलाने वाले डांसर्स की बात करेंगे। सबसे पहले नाम आता है इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति जी का, जिनकी इमेज हमने लगा दी है यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, ये कितना सज धज के रिप्रेजेंट कर रही है भरतनाट्यम को। तो हमने कहा था देखो श्रृंगार भी किए हुए हैं, सब कुछ लगाए वगाए हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि ये लास्य भाव को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमने लास्य भाव की पहचान क्या बताई थी, जो कोमलता को, सुंदरता को और कभी कभी कामुकता को रिप्रेजेंट करे उसे लास्य भाव कहते हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी की छवि आप देखिए, इमेज देखिए, और आपको इससे पता चलेगा कि यह लास्य भाव को दर्शाती है। यह क्लासिकल डांस लास्य भाव को रिप्रेजेंट करता है। बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति की, तो इनका संबंध कुचिपुड़ी से भी है, कुचिपुड़ी से संबंधित है। अब बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति जी ने तो कौन सी बुक लिखी है, तो इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है अ पैशन फॉर डांस। ये बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली बुक है और ये आपको हम बुक वाले सेगमेंट में भी पढ़ाएंगे, बुक वाले टॉपिक में भी पढ़ाएंगे। डांसर्स की, क्रिकेटर्स की, प्लेयर्स की और फेमस पर्सनालिटीज की बुक वाले टॉपिक में हम इसको पढ़ाएंगे फिर से। तो आपको बस यहाँ भी यही याद रखना है कि अ पैशन फॉर डांस बुक के लेखिका यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं। बात करें इन्होंने जो भरतनाट्यम के लिए काम किया, उसके लिए वर्ष 1968 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला, वर्ष 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला और वर्ष 2016 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं दूसरे महत्वपूर्ण डांसर्स को जो भरतनाट्यम से संबंधित है। तो बात करते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नाम में से एक, रुक्मणी देवी अरुंडेल का। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें तो वर्ष 2017 में गूगल डूडल में इनकी इमेज को यूज किया गया, उपयोग किया गया, यानी गूगल डूडल में इनकी इमेज को दर्शाया गया। बात करें तो ये राज्यसभा में नामित होने वाली पहली डांसर थी। तो आप लोग इमेज बस इसीलिए दिखाया जा रहा है कि चीजें आप देख पाए। आप देख रहे हैं कि कितना सज धज के मेकअप के थ्रू। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना कि इसमें भरतनाट्यम में यानी शास्त्रीय नृत्य में, क्लासिकल डांस में श्रृंगार का भी बड़ा महत्व है। यानी हर एक क्लासिकल डांस में अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है, तो श्रृंगार का भी बहुत ज्यादा महत्व है क्लासिकल डांस में। तो आई होप आपको यहाँ श्रृंगार और सुंदरता को देखकर पता चल रहा होगा इस क्लासिकल डांस के भाव का, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, लास्ट को। बात करें ये राज्यसभा में नामित होने वाली पहली डांसर थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं सोनल मानसिंह, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनल मानसिंह, बात करें सोनल मानसिंह का, तो इनका संबंध भरतनाट्यम से जितना है उतना ही ओडिसी से है। अब इनके पुरस्कार की बात करें तो इनको वर्ष 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। उसके बाद वर्ष 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की डांसर बनी। अब इसको हम बाद में याद भी कराएंगे, तो आपको पूरा वीडियो और को पेशेंस से देखना है। वीडियो लंबा होगा तो उम्मीद है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे, और एक ही वीडियो में अगर क्लासिकल डांस को कंप्लीट करना है तो टाइम देना ही पड़ेगा। वीडियो लगभग 75 मिनट की होगी, तो 1/3 वीडियो बन चुकी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम से संबंधित डांसर्स के बारे में। अब हम यहाँ पर देखेंगे मृणालिनी साराभाई। इमेज आप देख रहे होंगे और मजा भी आ रहा होगा। अब इनकी बात करें तो वर्ष 2018 में गूगल डूडल में इनको शामिल किया गया। संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली ये पहली डांसर है। वर्ष 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार मृणालिनी साराभाई को मिला।
निशा गांधी पुरस्कार केरल 2013 में इनको मिला। अब हम यहां पर बात करेंगे पहले कुछ ट्रिक की। तो आपने देखो हमने आप सबको क्या बताया, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, सोनल मान सिंह और भी अन्य नाम अभी हैं। तो हम पहले इनको थोड़ा याद भी करेंगे जिससे आप सबका इंटरेस्ट बना रहे। तो हम ऐड करते हैं एक नई स्लाइड को और फिर याद करते हैं भरतनाट्यम के मोस्ट इंपॉर्टेंट नामों को ट्रिक के माध्यम से। तो हम यहां पर सबसे पहले ट्रिक में लिखेंगे यामनी, यामनी रुकती नहीं, लीला बाला करती है। तो अब यामिनी से आप सबको एक नाम बताया पहले ही, यामिनी कृष्णमूर्ति। रुक्ति से रुक्मणी देवी अरुंडेल। लीला से अभी आगे नाम आएगा लीला सैमसन, लीला सैमसन, सैमसन। और बाला से नाम आएगा वैजंती, बाला से नाम आएगा बाला टी सरस्वती, बाला टी सरस्वती बहुत बड़ा नाम है। और माला से आएगा लीला बाला माला करती है, तो माला से आएगा वैजंती माला। एक बार फिर से आप सुनेंगे चीजों को, इसको याद करेंगे फिर से एक बार। तो हमने कहा कि यामिनी रुकती नहीं, लीला माला बाला करती है। तो यामिनी से यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्ति से रुक्मणी देवी अरुंडेल, लीला से लीला सैमसन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है भरतनाट्यम से रिलेटेड, लीला सैमसन। बाला से टी बाला सरस्वती और माला से वैजंती माला। आई होप आपको ये कुछ प्रमुख नाम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख रहे होंगे पहला ही नाम है वैजंती माला का, जिसको हमने आप सबको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। तो एक फैक्ट और याद रखेंगे इनके बारे में कि सबसे कम उम्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार सबसे कम उम्र में पाने वाली डांसर का नाम है सोनल मानसिंह। और बात करें पद्मश्री की तो वैजंती माला, इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। उसके बाद पहला ही नाम है टी बाला सरस्वती, जिसको हमने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। तो इनको वर्ष 1957 में पद्म भूषण और उसी के 20 साल बाद जस्ट पद्म विभूषण पुरस्कार वर्ष 1977 में मिला। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट डांसर की, अर्लम एंड वेल्ली। तो आपको पता है विल्ले लोग कहाँ होते हैं भारत में, तो वेल्ले और विल्ली तो याद कर लेंगे। अर्लम एंड वेल्ली भरतनाट्यम से संबंधित है। ये दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाली डांसर बनी और इन्होंने एक स्कूल ओपन किया जिसका नाम है द दीपशिखा फाउंडेशन स्कूल। बात करें नर्तकी नटराज की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाम अब लेटेस्ट आने वाले एग्जामों के लिए। नर्तकी नटराज, इन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार मिला और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर बनी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट स्लाइड में अब हम स्टार्ट करेंगे कुचिपुड़ी को। उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत अच्छे से और इत्मीनान से याद आ गया होगा, याद हो गया होगा। और ये रिवीजन के बेसिस पे है क्योंकि हमने इसकी पहले भी छोटी छोटी 5 क्लासों में पूरे क्लासिकल डांस को कंप्लीट करवा दिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस स्लाइड में पहले अन्य महत्वपूर्ण भरतनाट्यम से संबंधित डांसर, उसके बाद शुरू करेंगे कुचिपुड़ी को। अब बात करें भरतनाट्यम से रिलेटेड अन्य डांसर, तो इसमें पहला नाम आता है पद्म सुब्रमण्यम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस के सरोज, मालविका सरकार, इनका संबंध अभी आगे भी आप चल के पढ़ेंगे, एक जगह मालविका सरकार का नाम और आएगा, तब वहीं पर हम इनको अच्छे से डिटेल में याद करवा देंगे। मीनाक्षी श्रीनिवासन, उर्मिला सत्यनारायण, गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, मीनाक्षी चित्तरंजन, वी दोरास्वामी और हेमा मालिनी, ये नाम भी प्रमुख हैं आप सबकी एग्जाम के लिए। रेंडमली किसी भी नाम को दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि वी दोरास्वामी, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बोल दिया जाएगा प्रश्न के रूप में कि वी दोरास्वामी का संबंध किस क्लासिकल डांस से है। तो वहां पर आपको बताना होगा भरतनाट्यम से ये चीजें, और पूरा ही स्टैटिक जीके का सेगमेंट आपको चीजें बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, खुद से पढ़ने पड़ेंगी, खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे, तभी चीजें समझ आएंगी। उम्मीद है कि भरतनाट्यम वाला टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और उसमें हम पढ़ेंगे कुचिपुड़ी और उसके डांसर्स को हम याद कराएंगे ट्रिक के माध्यम से। तो शुरू करते हैं कुचिपुड़ी को। बात करें कुचिपुड़ी तो आप सबको पता है कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तो आंध्र प्रदेश से ही कटकर तेलंगाना भी मिला है, बना है। तो तेलंगाना अपने देश का सबसे नवीनतम राज्य है, यानी इसके बाद कोई और राज्य नहीं बना है, नवीनतम राज्य है।
नवीनतम राज्य। इसकी स्थापना आप सबको पता होगा कि 2 जून 2014 में हुई थी। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरी नामक गांव से हुई। यानी कुचिपुड़ी का उत्पन्न या उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक छोटे से गांव कुचेलापुरी नामक गांव से हुई। और बात करें सिद्धेंद्र योगी इसके जनक माने जाते हैं। आधुनिक संस्करण के स्थापित करने वाले माने जाते हैं। कौन? सिद्धेंद्र योगी। 17वीं शताब्दी के समय में इन्होंने कुचिपुड़ी के लिए बड़ा काम किया, इसलिए इनको आधुनिक कुचिपुड़ी का जनक भी माना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कुचिपुड़ी से रिलेटेड बनने वाले फैक्ट्स को। तो बात करें इसकी उत्पत्ति, प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ नाट्य शास्त्र से होती है। तो आप सबको पता है ना नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि जी हैं। पता ही है आप सबको, भरत मुनि जी है इसके। और ये क्या करता है, ये बेसिकली भाषण को शुद्ध नृत्य से जोड़ता है। इसमें डांसर क्या करता है, तो पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसमें पीतल की तस्तरी पर बैलेंस बनाकर डांस किया जाता है। क्या? पीतल की तस्तरी पर बैलेंस बनाकर डांस किया जाता है। और इसका आधार क्या है, तो भगवान भागवत पुराण इसका आधार माना जाता है। अब देखो, हमने बोला कुचिपुड़ी, तो इसके भाव को हमने पहले भी बताया कि कुचिपुड़ी लास्य भाव को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखेंगे कि ये कौन से भाव को दर्शाता है, लास्य भाव को दर्शाता है। अब हम देखेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को और जानेंगे इसके इंपॉर्टेंट डांसर्स को। बात करें इंपॉर्टेंट डांसर्स में, तो पहला नाम यामिनी कृष्ण मूर्ति का ही आता है। और इनके बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया कि वर्ष 1968 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला भारत सरकार द्वारा। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने ही पद्म भूषण दिया। और वर्ष 2016 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। और बात करें, प्रश्न पूछा जाए आप सबके एग्जाम में कि कुचिपुड़ी की मसाल के रूप में किस डांसर को जाना जाता है, तो नाम होगा यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति। बढ़ते हैं अन्य नामों में और हम उसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बात करें लक्ष्मी नारायण शास्त्री, पद्मजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, शोभा नायडू और मंजू भार्गवी। और अन्य नामों को देखते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। अन्य नामों की बात करें तो अन्य नामकों में मल्लिका साराबाई, एन शैलजा, स्वप्न सुंदरी, प्रतीक्षा काशी, भावना रेड्डी, पाशमर्थी विट्ठल। ये सारे की सारे ही किससे संबंधित हैं, तो सारे ही सारे लोग कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। अब हम लोग याद करेंगे। अब बात करें यहाँ पर, देखो क्या होता है कि जो कुचिपुड़ी है, कच्ची पूड़ी बनाने में कितना टाइम लगेगा भाई? कच्ची पूड़ी बनानी है दोस्त, कितना टाइम लगेगा? कुछ और टाइम नहीं लगेगा, तुरंत रेडी हो जाएगी। तो रेडी एक टाइटल याद रखना, रेड्डी टाइटल के जितने भी लोग आपको मिलेंगे उनका संबंध सीधा और सीधा कुचिपुड़ी से होगा। जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, भावना रेड्डी। अब जब पूरी रेड्डी होगी तो जल्दी से रेड्डी हो जाएगी, तो कच्ची पूड़ी ही रेड्डी होगी, जल्दी रेडी होगी। तो कुचिपुड़ी रेडी, टाइटल याद रखना। अब बात करें इसमें, हम देखेंगे लक्ष्मी नारायण शास्त्री। अब मान लीजिए, देखो आपको पता है कि लक्ष्मी लक्ष्मी कृष्ण भगवान की पत्नी ही है, मीन्स विष्णु भगवान की पत्नी है, तो कृष्ण भगवान की पत्नी भी वही माने जाएंगी। तो विष्णु भगवान का एक नाम क्या है? सत्यनारायण। सत्यनारायण। तो सत्यनारायण में क्या आएगा? वेदांतम सत्यनारायण। और इनकी पत्नी कौन? लक्ष्मी नारायण भी बोला जाता है इनको। तो लक्ष्मी नारायण। अब ये लोग आ गए, हमने इनको निमंत्रण दिया और ये लोग आ गए। ये लोग कैसे हैं? स्वप्न से भी सुंदर हैं। यानी लक्ष्मी माता कैसी है? स्वप्न से भी सुंदर है। जैसा हम स्वप्न में देखते हैं माता जी को, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है। तो हमने कहा कि हमने इनको इनवाइट किया और ये मेरे यहाँ आ गई कच्ची पूड़ी खाने। तो सारे लोग क्या करने लगे, बोले कि चलो आज माता लक्ष्मी जी को देख के जाएंगे। सारे लोग प्रतीक्षा करने लगे। जब प्रतीक्षा करने लगे तो क्या हुआ, बहुत भीड़ हो गई। तो हमने कहा भागो भागो भागो, मंजू भार्गवी आ जाएगा। मंजू भार्गवी, हमने सबको भगा दिया। अब जब भगवान मेरे यहाँ आ गए मेरे दरवाजे पे, तो मेरी शोभा ही बढ़ गई, शोभा नायडू हो जाएंगी। जब भगवान आ गए तो हमने कहा अब एन सैलजा यहां से चल जा चल जा चल जा। तो एन सैलजा क्या होगा, हमने सबको भगा दिया कि भाई हमने मेहनत की, भगवान मुझे मिले तो मैं ही मिलूंगा पहले। इस तरह एन सैलजा हो जाएगा। और आपको पता है कि भगवान आए हैं तो परशुराम भी, पार्श्वनाथी विट्ठल भी आ जाएंगे। परशुराम का संबंध भगवान से कितना तगड़ा है आपको पता ही है।
तो अब देखते हैं, आई होप आपको कुचिपुड़ी भी समझ आ गया होगा और इसके डांसर्स भी याद हो गए होंगे। बात करते हैं कुचिपुड़ी के सबसे पहले डांसर्स की, तो इसमें आएगा नाम यामिनी कृष्णमूर्ति का। यामिनी कृष्णमूर्ति को कुचिपुड़ी का मसाल के रूप में जाना जाता है। बात करें दूसरे नामों की, तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि रेड्डी टाइटल के जितने भी व्यक्ति होंगे उन सबका संबंध कच्चीपुड़ी यानी कुचिपुड़ी से होगा। जैसे पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और भावना रेड्डी। उसके बाद बात करें कि आपको भी पता है सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, ये सब कृष्ण से रिलेटेड है। कृष्ण से कैसे? क्योंकि कृष्ण विष्णु जी के अवतार ही माने जाते हैं। तो इस तरह सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, ये सब लोग क्या है? कृष्ण भगवान से रिलेटेड। कृष्ण जिले से कौन उत्पन्न हुआ है? कुचिपुड़ी। तो ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। अब हमने इनको निमंत्रण दिया तो ये हमारे दरवाजे पे आ गए। हमारी क्या हो गई? शोभा बन गई, शोभा नायडू। अब इनको देखने के लिए लोग क्या करने लगे? प्रतीक्षा करने लगे। जब प्रतीक्षा करने लगे तो क्या हुआ? बहुत सारी भीड़ लग गई। जब भीड़ लग गई तो हमने कहा भागो यहाँ से भाई, भगा दिया सबको, भाग भाग। तो मंजू भार्गवी आ जाएगा। और ये मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए बहुत दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक नाम याद रखना है, हलीम खान। आई होप ये टॉपिक भी आपको बहुत समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बात करें ओडिसी, जिसका अन्य नाम ओरिली भी है और इसे थारिजम नृत्य भी बोलते हैं। प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जिसका एक नाम थारिजम नृत्य है, तो आप लोग बताएंगे कि ओडिसी एक ऐसा क्लासिकल डांस है जिसका अन्य नाम ओरिली व थारिजम है। बात करें ये पता कहाँ से चला इस नृत्य के बारे में, तो इसकी जानकारी उदयगिरी की गुफाओं और खंडगिरी की गुफाओं से मिलती है। साथ ही साथ बताते चले, उड़ीसा में आप सबको पता है कि उड़ीसा में क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसके केंद्रीय कक्ष में, केंद्रीय कक्ष का मतलब मेन कक्ष में, सेंट्रल में जो कक्ष है उसमें उड़ीसी से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। बात करें यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है, जल तत्व का प्रतीक है, याद रखना। और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। अब बात करें त्रिभंग मुद्रा क्या होती है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में त्रिभंग मुद्रा क्या होती है। त्रिभंग मुद्रा में क्या होता है कि एक पैर को मोड़कर गर्दन को दूसरी दिशा में किया जाता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे पैर को किस दिशा में मोड़ा गया है? गर्दन को दूसरी दिशा में मोड़ा गया है। तो ये त्रिभंग मुद्रा है। अब आप इसके वेशभूषा से देख भी रहे हैं कि महिला जो डांसर्स है वो बहुत सज धज के खड़ी है, मीन्स सज धज के डांस कर रही है। तो जहां जो सज धज के खड़ी हो, सुंदरता को प्रतीत करे, कोमलता को दिखाए, वो लास्य भाव होता है। यानी ओडिसी क्लासिकल डांस का क्या कौन सा भाव है? तो लास्य भाव है। बात करें इसकी शुरुआत मंगलाचरण से और अंत मोक्ष से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि ओडिसी का शुरुआत कहाँ से होता है? तो मंगलाचरण से और अंत मोक्ष से होता है। बात करें प्रयोग वाद्य यंत्र की, तो इसमें प्रयोग वाद्य यंत्र में मजीरा है, पखावज है, ढोल और सितार है। अब हम इसमें आपको दिखाएंगे कि ओडिसी कैसे डांस किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे, हम चंद सेकंड के लिए वीडियो चालू करेंगे। देखिए आप लोग, उम्मीद है कि वीडियो आप सबको दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं महिला कैसे सुंदर होकर नृत्य परफॉर्म कर रही है। सुंदरता लास्य को दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकारों की। बात करें सबसे पहले प्रमुख कलाकारों की, उससे पहले आप लोग जान लें कि महापात्र टाइटल वाले जितने भी व्यक्ति आप सबको मिलेंगे उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम संबंध ओडिसी से ही होगा। अब बात करें सबसे पहले और प्रमुख नाम की, तो केलू चरण महापात्र, इनको ओडिसी नृत्य को पुनः जीवित करने का श्रेय जाता है। यानी ओडिसी जब अपने पतन की ओर, या यूं कहें उसकी ख्यात को इन्होंने फिर से दिलाया, तो केलू चरण महापात्र थे। इसके लिए इनको वर्ष 1974 में पद्मश्री, वर्ष 1988 में पद्म भूषण, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण मिला। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि शीर्ष के दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी पहला छोड़कर, भारत के पहले पुरस्कार को छोड़कर, जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारत रत्न को छोड़कर, शीर्ष के तीनों पुरस्कार को इन्होंने प्राप्त किया है। अब बात करें वर्ष 1993 में इन्होंने सृजन स्कूल की स्थापना की थी। याद रखना कब? वर्ष 1993 में सृजन स्कूल की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं कि अन्य और कौन कौन से ऐसे डांसर्स हैं जो ओडिसी से संबंधित हैं। अब बात करेंगे दूसरी स्लाइड में, तो हम लोग यहाँ देखेंगे पहला नाम है माधवी मुदगल, हरे कृष्ण बहेरा, सोनल मानसिंह,
किरण सहगल, गंगाधर प्रधान, गीता महलिक, दुर्गा चरण रणवीर और काली चरण पटनायक। तो आप देख रहे होंगे इन नामों को हम याद करेंगे अब ट्रिक से, क्योंकि ऐसे नाम तो आपने कई बार सुना ही है, लेकिन याद नहीं होता, तो हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो उड़ीसा को आप याद रखना उड़ से। उड़ीसा, उड़ीसा में देखो क्या आ रहा है, उड़ आ रहा है, तो उड़। जब उड़ोगे धूप में, उड़ोगे भाई, नहीं मानोगे किसी के, तो क्या लगेगी, किरण, धूप की किरण लगेगी, तो किरण से किरण सहगल। फिर जब थक जाओगे तो क्या बोलोगे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कोई सुनेगा ही नहीं। जब कोई सुनेगा ही नहीं तो तुम्हें कोई गंगाधर बचाने नहीं आएगा। गंगाधर बचाने नहीं आएगा से मतलब है गंगाधर प्रधान। कोई नहीं सुनेगा तो हरे कृष्ण बहेरा। किरण धूप लगेगी तो किरण सहगल। अब धूप में तुम उड़ोगे तो गाना थोड़ी ना गाओगे, तो गीता महलिक। और उसके बाद क्या होगा, तुम कितने भी बड़े नायक हो लेकिन कोई सुनेगा नहीं। नायक हो तो भी नहीं सुनेगा। फिर तुम क्या कहोगे, चलो कृष्ण नहीं सुन रहे तो माधव को बुलाते हैं, माधवी मुदगल। याद रखेंगे, ये सारे ही नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम की, तो इसमें केलू चरण महापात्र और सोनल मानसिंह है। हमने इससे पहले भरतनाट्यम वाले टॉपिक में सोनल मानसिंह को कौन सा पुरस्कार कब मिला और इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बता दिया, तो उम्मीद है कि आप सबने वहां से सुन जरूर लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि अंतिम स्लाइड है। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बात करें तो हमने इसमें आपको पहले ही बताया, महापात्रा टाइटल वाले नाम लगभग ओडिसी से संबंधित है। उदाहरण के लिए समझेंगे, मोहन महापात्रा ओडिसी से संबंधित, सुजाता महापात्रा ओडिसी से संबंधित और लक्ष्मी प्रिया महापात्रा उड़ीसा से संबंधित। अब आप धूप में घूम रहे हो, धूप में उड़ रहे हो, तो जो कष्ट होगा, जो आपके चरण दर्द करेंगे, तो क्या होगा, झेलना तुम्ही को पड़ेगा। झेलना से झेलम पराझंपे, चरण जो दर्द करेंगे तो पंकज चरण दास। फिर तुम कितनी भी मिन्नतें करो, यानी मीनाती मिश्रा, कुमकुम, कुमकुम, कोई कोई, कुमकुम, कोई कोई, कोई भी नहीं सुनेगा। बहुत रेयरली ही आदमी होगा जो कोई सुनेगा, तो कोई कोई सुन लेगा, बाकी किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप सबको सारे ही नाम याद हो गए होंगे। एक बार फिर से आपको फटाफट रिवाइज करा देते हैं। हमने बोला कि सबसे पहले केलू चरण महापात्र। साथ ही साथ हमने ये भी बोला कि महापात्र टाइटल से रिलेटेड जितने भी नाम होंगे उनका संबंध कहीं ना कहीं ओडिसी नृत्य से ही होगा। तो केलू चरण महापात्र, इन्होंने उड़ीसा ओडिसी नृत्य को पुनः जीवित किया। इसके लिए इनको पुरस्कार भी मिले। हमने कहा इनको पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, सिवाय और सिवाय पहला जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, भारत रत्न, नहीं मिला। फिर हमने बात की, जब तुम धूप में उड़ोगे तो किरण लगेगी, धूप की किरणें लगेंगी, तो महगलिक किरण महलिक, किरण महलिक। फिर जब किरण लगेगी तो तुम क्या करोगे, श्री कृष्ण को बुलाओगे, हे कृष्ण, अरे कृष्णा सुन लो, कृष्ण सुन लो, तो कृष्ण सुनेंगे ही नहीं। तुम कितने भी बड़े नायक हो, कोई नहीं सुनेगा, कोई गंगाधर तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम धूप में उड़ोगे तो गाना तो गाओगे नहीं, गीता महलिक। और दुर्गा मैया भी नहीं सुनेंगी, कौन, दुर्गा मैया भी नहीं सुनेंगी, तो दुर्गा चरण रणवीर। फिर माधव को बुलाओगे, माधवी मुदगल। और हमने बताया सोनल मानसिंह तो ऐसे ही याद कर लेना, इसके लिए ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नाम। बात करें सबसे पहले कि कथकली, तो का से कथकली और का से केरल। इस तरह आप सब याद रख लेंगे कि कथकली केरल स्टेट से संबंधित है। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी इसमें रिप्रेजेंट कौन करता है, डांस कौन करता है, पुरुषों द्वारा। जिस प्रकार आप सबको पता है कि कोई ना कोई क्लासिकल डांस भगवान को रिप्रेजेंट करता है, अनुष्ठानिक प्रसंगों पर किया जाता है, मंदिरों में किया जाता है। तो इस कथक कली भी क्या है, रामायण और महाभारत पर आधारित है। रामायण से आपको समझ आता है कि रामायण में भी युद्ध की बात की गई है और महाभारत में भी युद्ध की बात की गई है। रामायण में माँ सीता के ममतत्व को, सुंदरता को, कोमलता को दिखाया गया है, तो यहाँ से लास्य भाव। और महाभारत में या रामायण में ही बात करें तो भगवान राम के विकराल रूप को जब रावण का वध करते हैं, वह दृश्य भी दिखाया गया है। तो इस तरह कथकली लास्य और तांडव दोनों भावों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सबके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जो लास्य और तांडव दोनों भाव को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कथकली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
कथकली। आई होप प्रश्न इस पॉइंट से कैसे पूछा जा सकता है आप सबको समझ आ गया होगा। अब हमने बात किया कि कथकली लास्य और तांडव दोनों भाव को रिप्रेजेंट करता है। जब दो भाव हैं तो याद करने के लिए बता रहा हूं कि इसमें दो संगीतकार भी होंगे। क्या? दो संगीतकार भी होंगे। अब दो संगीतकार में पहला पहला मुख्य संगीतकार को पहले मुख्य संगीतकार को पोनानी पोनानी और दूसरे को सिनकड़ी बोलते हैं। दूसरे को संगीतकार को क्या बोलते हैं? सिनकड़ी बोलते हैं। तो आई होप आप सबको समझ, 1 मिनट इरेज कर लेते हैं, आप लोग समझ जाना, सिनकड़ी है ये, सिनकड़ी, सिनकीड़ी बोलते हैं। अब आपको पता चल गया कि ये दो भावों को रिप्रेजेंट करता है, लास्य और तांडव को। तो उसी तरह दो संगीतकार होंगे मुख्य, पहले संगीतकार को पोनानी तथा दूसरे को सिनकीड़ी बोलेंगे। अब बात करते हैं, जब इसमें सब कुछ दो ही है तो इसमें दो रोल भी होंगे। कैसे? एक नायक का, एक खलनायक का। नायक क्या है? नायक को क्या बोलते हैं? पाचा। और खलनायक को कथी बोलते हैं। इन दोनों ही पात्रों को रंगों के थ्रू पहचाना जा सकता है। यानी कि पहचान के लिए नायक और खलनायक के ऊपर चेहरों का श्रृंगार, चेहरों पर श्रृंगार के साथ साथ कलर का मिश्रण किया जाता है। तो जो नायक होता है जिसको पाचा बोलते हैं, इसके चेहरे पर हरा रंग लगाया जाता है। चेहरे पर क्या लगाया जाता है? हरा रंग लगाया जाता है। और बात करें खलनायक कति की, तो इसके चेहरे पर लाल रंग के साथ हरा रंग लगाया जाता है। लाल रंग फिर हरा रंग। तो आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कि अगर मान लो आप कभी अचानक से केरल पहुंच गए और आपके सामने कोई परफॉर्म हो रहा है ऐसा ही डांस, तो आप कैसे पहचानेंगे? वहां किसी से पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? और वो चीज पूछना ना पड़े कि इसमें नायक कौन है, खलनायक कौन है, तो आप कलर के नाम से पहचान सकते हैं, कलर की पहचान से पहचान सकते हैं कि कौन नायक है और कौन खलनायक। तो जो नायक होगा, नायक के ऊपर क्या होगा? हरा कलर होगा। और जो खलनायक होगा उसके ऊपर लाल रंग के साथ साथ हरे रंग का मिश्रण होगा। और ये कथकली जहां पर प्रेजेंट किया जाता है, जहां पे परफॉर्म किया जाता है, उसे कुट्टम पालम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कुट्टम पालम। और ध्यान देंगे, इस नृत्य में श्रृंगार के साथ साथ सिर पर टोपी भी पहनी जाती है, यानी टोपी पहनकर प्रेजेंट किया जाता है ये डांस। अब बात करें कथकली जो नृत्य है, इसमें पांच ललित कलाओं का संगम है। पहला है साहित्य, दूसरा संगीत, तीसरी पेंटिंग, चौथा अभिनय और पांचवा नृत्य। आई होप प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है आप सबके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ललित कला है जो कथकली से संबंधित है। तो ऑप्शन में आप सबको देखना है कि साहित्य दिया है कि नहीं, संगीत दिया है कि नहीं, पेंटिंग दी है कि नहीं, अभिनय और नृत्य, ये पांच की पांच ललित कलाओं का संगम केवल और केवल कथकली क्लासिकल डांस में देखने को मिलता है। अब बात करें, देखो नायक और खलनायक, खलनायक भी बहुत विकट होते हैं, बहुत बहुत दुष्ट होते हैं, यानी जो अत्यधिक बुरे होते हैं। तो अत्यधिक बुरा जो करेक्टर होगा, जिसको खलनायक बोलेंगे, अत्यधिक बुरा पात्र बोलेंगे, उसकी दाढ़ी पर क्या कराया जाता है? लाल रंग लगाया जाता है। अत्यधिक बुरे पात्र की दाढ़ी पर लाल रंग लगाया जाता है, दाढ़ी पर। अब बात करें, इसमें एक शिकारी होता है, शिकारी का भी उल्लेख मिलता है। तो शिकारी को कैसे पहचानेंगे? इसके ऊपर काला मेकअप किया जाता है। शिकारी के ऊपर क्या किया जाता है? काला मेकअप किया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जिसमें शिकारी के बारे में जिक्र मिलता है, शिकारी से रिलेटेड वर्णन मिलता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? कि कथकली को। अब बढ़ते हैं, एक और चीज जानते हैं कि आप सबने इसमें क्लासिकल डांस पढ़े, हमने पढ़ाए भी, लेकिन कथकली एक ऐसा क्लासिकल डांस है जिसमें हम मेकअप और वेशभूषा के थ्रू पात्रों की पहचान कर सकते हैं। अब देखो हमने कैसे बताया आपको कि जो नायक होगा जिसको पाचा बोलते हैं, उसके चेहरे पर हरा रंग लगा होगा। तो देखो आप चेहरे से और वेशभूषा से और रंगों की पहचान से, मेकअप से पात्र को पहचान पा रहे हो ना कि नायक क्या होगा? जो हरा रंग का मेकअप किया होगा या हरा रंग लगाया होगा माउथ पे, चेहरे पे। तो केवल और केवल कथकली ही एकमात्र क्लासिकल डांस है जिसमें पात्रों को उसकी वेशभूषा और श्रृंगार के माध्यम से पहचाना जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कथकली को करने वाले बड़े और इंपॉर्टेंट डांसर्स जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देखेंगे कलाकार जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कथकली को। तो कथकली में नायक और खलनायक दोनों होते हैं। दोनों की लड़ाई देखकर क्या होता है, आनंद आता है। क्या आता है, आनंद। तो आनंद शिवरामन। उसके बाद बात करें कृष्ण कुट्टी। अब महाभारत और उससे रिलेटेड है, तो महाभारत और रामायण से तो कृष्ण जी तो आएंगे ही, और राम भी आएंगे। तो राम यानी शिवरामन, आनंद शिवरामन और कृष्ण कुट्टी। अब जब ये दोनों आए तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, दोनों भाई आ गए, सारे भाई आ गए। तो मृणालिनी साराबाई। मृणालिनी साराबाई किससे संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से और कथकली दोनों से ही संबंधित है। इन्होंने एक एकेडमी ओपन किया, स्कूल जिसको बोलेंगे परफॉर्मिंग अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जहां पर कला को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे स्कूल खोला एक, तो इसका नाम क्या है, याद रखना, परफॉर्मिंग अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। उसके बाद जब देखो कृष्ण आए तो नायर, कृष्ण ही नायक बन गए उसमें। और आपको भी पता है नायक और खलनायक की बात केवल और केवल कथकली में की जाती है। उसके बाद जब ये आ गए तो इनके साथ साथ काजी भी, काजी 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 पदम कुमार नायर भी आ गए। उसके बाद जब ये दोनों आ गए तो क्या हुआ, चलो चेमन चेरी। अब आप देख रहे हो एक टाइटल पकड़ो, नायर, इसमें भी नायर, इसमें भी नायर। तो ये जो नायर वाला टाइटल है, या तो ये कथकली को रिप्रेजेंट करेगा या तो मोहिनीअट्टम का। अब आप समझो अगर कृष्ण नायर का नाम देगा तो ऑप्शन में कथकली ही देगा या तो फिर मोहिनीअट्टम देगा। समझ रहे हो, तो आप इजिली पकड़ सकते हैं कि नायर टाइटल वाले जितने भी हैं वो क्या होंगे, कथकली से संबंधित होंगे। अब बात करें उसके बाद शांताराव। शांताराव जो कि मोहिनीअट्टम से भी संबंधित है। लास्ट और इम्पोर्टेंट नाम है उदय शंकर। ये किससे भी संबंधित है, तो कथकली से। आई होप कथकली से बनने वाली सभी थ्योरी आपको समझ आ गई होगी। अगर थ्योरी समझ आ गई है तो आप आनंद के साथ रहिए और देखिए। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, और इसमें हम पढ़ेंगे मोहिनीअट्टम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, और कौन इसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब कौन इसमें डांस करता है, पुरुष या महिला या दोनों ही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं मोहिनीअट्टम। बात करें मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम भी केरल स्टेट से संबंधित है, और ये एकल महिला द्वारा की जाती है। यानी इसको एकल महिला द्वारा किया जाता है, इसमें एक ही महिला द्वारा किया जाता है। और मोहिनीअट्टम आपको पता है, मोहिनी का रूप लेके भगवान विष्णु ने क्या किया था, भस्मासुर का वध किया था। तो यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें 7 भाग हैं, और कुल मुद्राएं की बात करें तो 24 मुद्राएं हैं। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कि इसमें कुल कितने भाग हैं, तो 7 भाग हैं। मुद्राओं की बात करें तो मुद्राएं इसमें है 24। अब बात करते हैं, हम देखते हैं कि कथकली हमने पढ़ लिया, मोहिनीअट्टम को पढ़ेंगे। हम बात करें मोहिनीअट्टम की, तो मोहिनीअट्टम को हम अच्छे से देखते हैं। कथक क्या है, कौन से स्टेट से संबंधित है, तो इसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बात करें अब कथक की, तो कथक एकल यानी एक व्यक्ति द्वारा, और समूह यानी कई व्यक्तियों द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें डांस कर सकते हैं। कथक को एक व्यक्ति भी प्रदर्शित कर सकता है, और इसे समूह में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अब बात करें कथक के शाब्दिक अर्थ का, तो कथक को कथा से रिलेट करेंगे। कथा, और कथा में क्या होता है, कहानी सुनाई जाती है। उसी तरह कथा में क्या होता है कि जो पौराणिक कथाएं हैं, जो महाग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, उनके पात्रों को और उनकी कहानियों को, उनके उद्देश्य को लोगों के बीच में कहानी के माध्यम से सुनाया जाता है, साथ ही साथ उसे प्रदर्शित किया जाता है। बात करें इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका एक अन्य नाम है नटवरी नृत्य। बात करें इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय किससे जाता है, तो लेटी लीला सुखे को जाता है। मतलब जब कथक का नाम बहुत डिम हो रहा था, मीन्स जब ये अपनी पतन की ओर था, तब लेडी लीला सुखे ने इसको पुनर्जीवित किया। अब बात करें इसकी कथाएं, राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, और ये पॉइंट उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस है। तो आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कि कथक जिसका शाब्दिक अर्थ कथा या कहानी से है, इसमें कथा और कहानी को डांस के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको एक व्यक्ति भी कर सकता है और इसे समूह में भी किया जा सकता है। बात करें इसमें संगीत की, तो इसमें हिंदुस्तानी संगीत को रिप्रेजेंट किया जाता है।
हिंदुस्तानी संगीत का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जब हम लोग संगीत पढ़ेंगे तब वहां हम संगीत की शैलियां, संगीत से रिलेटेड घराने को भी पढ़ेंगे। अब बात करें इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का यूज किया जाता है, तो सितार, बांसुरी, हारमोनियम और सारंगी का यूज किया जाता है। प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो उसका जवाब होगा कथक। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं इसके प्रमुख कलाकारों को। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कथक के प्रमुख कलाकारों की, तो इसमें पहला और इंपॉर्टेंट नाम आता है बिरजू महाराज। तो पहले हम इस नाम का पोस्टमार्टम करेंगे और इस नाम से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है पहले उसको देखेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं बिरजू महाराज, जो कि कथक का बहुत बड़ा नाम है। तो अब बात करें कथक में बिरजू महाराज का असली नाम या वास्तविक नाम की बात करें तो इनका नाम है पंडित ब्रजमोहन मिश्र। ये प्रसिद्ध कथक नर्तक है। आपको भी पता है कि यहाँ पर कथक की बात कर रहे हैं तो ये कथक के ही डांसर होंगे। अब बात करें ये शास्त्रीय कथक नृत्य में लखनऊ घराने के थे। तो एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कथक के लिए प्रसिद्ध बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे, तो इसका आंसर आएगा लखनऊ, लखनऊ घराना। बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है, याद रखेंगे। अब बात करें इनके गुरु का, तो गुरु का नाम है अच्छन महाराज। इनका भी संबंध किससे है, जब इन्होंने कथक सीखा इन्हीं से, तो इनका भी संबंध किससे है, कथक से। साथ ही साथ ये चीजें बिरजू महाराज को परिवार से विरासत के रूप में मिली थी। इनके दो चाचा और ताऊ शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी कथक से संबंधित है। बात करें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की, तो बिरजू महाराज को वर्ष 1964 में प्राप्त हुआ कालिदास सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। यह इन्हें वर्ष 1986 में प्राप्त हुआ। बात करें भारत सरकार का पद्म विभूषण पुरस्कार, जो कि दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है भारत का सिविलियन अवार्ड, तो वर्ष 1986 में इन्हें मिला। तो आप देख रहे होंगे कि वर्ष 1986 में इन्हें कालिदास सम्मान, जो कि एमपी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, पद्म विभूषण जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, प्राप्त हुआ। और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए वर्ष 2012 में इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। तो बिरजू महाराज का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि बिरजू महाराज से रिलेटेड बनने वाले सभी प्रश्न आप सबको समझ आ गए होंगे। बिरजू महाराज से प्रश्न को घुमाकर बहुत पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन में देगा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न। तो याद रखेंगे बिरजू महाराज को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं दूसरे अन्य नामों में, तो दूसरे अन्य नामों में हम लोग देखेंगे यहाँ पर शोभना नारायण। तो शोभना नारायण का भी संबंध किससे है, कथक से। हमने बताया बिरजू महाराज के ही ताऊ और दाऊ थे, ताऊ और चाचा थे लच्छू महाराज। इनका भी संबंध किससे है, कथक से। मालविका सरकार, इनका संबंध भी किससे है, कथक से। मंजूश्री चटर्जी, इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध भी है कथक से। बात करें सितारा देवी, तो सितारा देवी का भी नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सितारा देवी से प्रश्न कैसे बन सकते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बात करें सितारा देवी, तो इनको भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। और आप लोग सितारा देवी की इमेज भी देखें। यहाँ पर इमेज इसीलिए दिखाया गया जा रहा है कि आप लोग चीजों को थोड़ा मनोरंजक वे में, इंटरेस्टिंग वे में समझ सके। तो सितारा देवी को देखते जाइए, इन्होंने अलग ही नाम अपना बनाया है कथक के फील्ड में। बात करें सितारा देवी, तो इनको कई पुरस्कार मिले और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर परफॉर्म किया। बात करें इन्होंने कहाँ कहाँ प्रदर्शन किया, तो रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन और न्यूयॉर्क, यानी ये विदेशों में भी जाकर कथक का परचम लहराया है। बात करें वर्ष 1969 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। वर्ष 1973 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। और कालिदास, जो कि एमपी का पुरस्कार है, एमपी का साहित्य से रिलेटेड दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो वर्ष 1995 में इनको कालिदास सम्मान पुरस्कार भी मिला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं कथक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कलाकार। अब बात करें प्रेरणा देशपांडे, आप लोग देख रहे होंगे प्रेरणा देशपांडे की ये इमेज है। आप लोग देखिए इनके डांस को जाकर गूगल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब के थ्रू इनके डांस को भी आप लोग देख सकते हैं। बात करें प्रेरणा देशपांडे का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ष 2016 में इन्हें देवदासी पुरस्कार मिला है। क्लासिकल डांस में उन डांसर्स का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस है, जिनको कोई ना कोई अवार्ड मिला है। तो अवार्ड से रिलेटेड या अवार्ड पाए डांसर्स का नाम
आप सबके जहन में ऐसे दौड़ना चाहिए, गूंजना चाहिए कि प्रेरणा देश पांडे का नाम आए। तो इनसे जुड़ी हर चीजें आपके माइंड में ऐसे ही चलनी चाहिए कि प्रेरणा देश पांडे कथक से रिलेटेड है। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, ये उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस है और वर्ष 2016 में इनको देवदासी पुरस्कार मिला। अब बात करते हैं अन्य नामों की जो कि कथक से संबंधित हैं। तो देखते हैं सुखदेव महाराज, उमा सम उमा शर्मा, नंदनी सिंह। प्रेरणा देश पांडे को हमने इमेज के थ्रू भी बता दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। और अच्छन महाराज, ये कौन है? तो ये बिरजू महाराज के पिताजी और उनके गुरु हैं अच्छन महाराज। इनका भी संबंध कथक से ही है। कालिका प्रसाद कथक से रिलेटेड है। चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, बिंदादीन महाराज तो आप देख रहे होंगे जो महाराज टाइटल है, महाराज टाइटल है, यह केवल और केवल कथक से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना, ये एक रूट पकड़ लेना, रूट वर्ड, कि महाराज टाइटल वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी नाम हैं, उन सबका संबंध किससे है? कथक से। बिना देरी किए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और यहाँ पर कथक का टॉपिक पूरी तरह समाप्त होता है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक पर। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए पेशेंस के साथ देखना है क्योंकि इसमें हम क्लासिकल डांस को पूरी तरह समाप्त करने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अगला क्लासिकल डांस। अब हम लोग देखेंगे मणिपुरी को, जो कि मणिपुरी नाम से ही पता चल रहा है कि यह क्लासिकल डांस मणिपुरी से संबंधित है। बात करें कि यह किस संप्रदाय को रिप्रेजेंट करता है या किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वैष्णव से संबंधित है। अब जो चीज वैष्णव से संबंधित है तो यह किसको समर्पित होगी? भगवान विष्णु को समर्पित होगी। तो आप सबको याद रखना है कि मणिपुरी भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है। बात करें, एक वर्ड आता है, एक मुद्रा आती है, इसमें डांस करते करते एक ऐसा स्टेज आता है, इंग्लिश में बोले तो एक ऐसी पोज आती है जिसको नागबंद पोज कहते हैं। अब नागबंद मुद्रा का संबंध किस नृत्य से है ऐसा पूछा जाए तो इसका आंसर होगा मणिपुरी से संबंध है। अब इस मुद्रा में होता क्या है? तो इस मुद्रा में शरीर को 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से मोड़ा जाता है या वक्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। मणिपुरी नृत्य की 2 श्रेणियां हैं। एक जागोई, जो कि भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित लास्य तत्व को दर्शाता है। यानी आप सबको एक चीज और समझ आ रहा होगा कि मणिपुरी मणिपुरी क्या करता है? लास्य भाव को रिप्रेजेंट करता है। मणिपुरी लास्य को प्रदर्शित करता है। और बात करें इसमें चोलम, तो चोलम शास्त्रीय तांडव का नृत्य रूप है। यानी मान लीजिए जैसे मणिपुरी नृत्य है तो इसकी 2 श्रृंखलाएं हैं। पहला जागोई, जो कि भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित लास्य तत्व को दर्शाता है। दूसरा चोलोम, जो कि शास्त्रीय तांडव का नृत्य रूप है। बात करें इसमें वाद्य यंत्र की, तो ड्रम और बांसुरी का यूज किया जाता है। अभी हम लोग इमेज दिखाएंगे तो आप लोग देखना कि इसमें कैसे ड्रम और बांसुरी का यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं इसके प्रमुख कलाकार जिन्होंने मणिपुर के लिए बहुत काम किया, बहुत नाम इसका ऊपर तक ले गए। इसमें सबसे पहले नाम आता है गुरु बिपिन सिंह का, जिनको मणिपुर नृत्य का जनक माना जाता है। तो आप देख रहे हो कि कैसे सज धज के डांस कर रहे हैं, पूरा एक वेशभूषा इनकी। तो जो सज धज के और जो उसको दर्शाए कोमलता को, सुंदरता को तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लास्य भाव को। अब बात करें मणिपुर के, इनको कौन कौन से पुरस्कार या कौन कौन सा अवार्ड मिला और इन्होंने मणिपुर के लिए क्या ऐसा किया जिससे इनको जनक माना जाता है, तो इन सब चीजों पर अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें तो मणिपुर के महाराजा द्वारा इन्हें हंजावा की उपाधि दी गई। उसके बाद वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। बात करें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान मिला। कोलकाता द्वारा शिरोमणि पुरस्कार मिला। बात करें इनके काम की, तो इन्होंने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद नटनालय नृत्य विद्यालय को स्टार्ट किया। यानी अगर प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि गोविंद नटनालय कहां पर स्थापित है, तो उसका आंसर होगा मणिपुर की राजधानी इम्फाल। किसने स्थापित करवाया? तो गुरु बिपिन सिंह ने। किस लिए? तो महिलाओं को मणिपुरी डांस सिखाने के लिए। और बात करें वर्ष 1972 में, तो इन्होंने कलकत्ता में भी मणिपुरी नटनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की। तो आप सब समझ रहे होंगे इन्होंने कितना काम किया है मणिपुरी के लिए, इसीलिए इनको गुरु बिपिन सिंह को मणिपुरी का जनक माना जाता है। बात करें इसमें एक और पॉपुलर नाम आता है झावेरी बहनों का। अब ये झावेरी बहनों में क्या क्या नाम हो सकते हैं, चारों बहनों के क्या नाम है, तो उन सबको भी देखेंगे। अब बात करते हैं झावेरी बहनों की, तो इसमें सबसे पहले दर्शना का नाम आता है,
फिर नैना का नाम आता है, फिर सुवर्णा का और फिर लास्ट में रंजना का। तो हमने यहाँ इमेज भी लगा दिया है। ये दर्शना है, ये नैना है, ये सुवर्णा और ये रंजना है। इसमें डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन चारों का ही संबंध किससे है? तो इन चारों ही लोगों का संबंध है मणिपुरी नृत्य से, मणिपुरी क्लासिकल डांस से। अब इसमें बहुत सारे और भी नाम हैं जो पॉपुलर नाम है, तो आप लोग सुनते जाएंगे। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कुछ पॉपुलर और भी जो है, जो मणिपुरी से संबंधित है। तो उसमें नाम आएगा सबसे पहले गुरु अमली सिंह का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, गुरु अमली सिंह का। इसमें सिंह टाइटल वाले मैक्सिमम लोग आते हैं, जैसे नल कुमार सिंह। एक नाम आएगा बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप सबके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से नल कुमार जी का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, तो आप सबको बताना होगा कि इनका संबंध मणिपुरी से है। उसके बाद इसी में आता है एक चारू माथुर का नाम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चारू माथुर का नाम, चारू माथुर का नाम आएगा। एक सविता मेहता का नाम आएगा। यानी ये लोग क्या, ये पॉपुलर नाम है मणिपुरी के। पॉपुलर नाम से मतलब ये पॉपुलर डांसर है मणिपुरी के। तो सविता मेहता आएगा एक नाम। इसमें नाम प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है आप सबको बहुत इजीली पता होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में और लास्ट क्लासिकल डांस में, जिसका नाम है सस्त्रिया, जो कि असम से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे क्लासिकल डांस का एक और लास्ट क्लासिकल डांस सस्त्रिया। इस सस्त्रिया वाले में हम समझेंगे क्लासिकल डांस में सस्त्रिया को कैसे मान्यता मिली, कब किस वर्ष में इसको क्लासिकल डांस की मान्यता मिली, इन सब चीजों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब बात करें सस्त्रिया, जो कि असम को रिप्रेजेंट करता है और असम राज्य से संबंधित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। और बात करें इसके संस्थापक के, तो इसके संस्थापक का इमेज आप सबको दिख रहा होगा, श्रीमद शंकर देव। ये शस्त्रिया, ये शस्त्रिया कैसा है? तो बात करें इस शस्त्रिया की, तो ये शस्त्रीय नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। और वर्ष 2000 में इसको मान्यता मिली। इसको दो नृत्य शैलियों में विभाजित किया गया है। एक मर्दाना शैली जिसको तांडव बोलते हैं, और एक स्त्री भंगी यानी लेस्या यानी लास्या को। तो आई होप शस्त्रीय कौन से नंबर का क्लासिकल डांस है? उसका जवाब है 8वें नंबर का। इसके संस्थापक की बात करें तो श्रीमद शंकर देव की। ये इसको किस वर्ष में मान्यता मिली? तो वर्ष 2000 में इसे क्लासिकल डांस की मान्यता मिली। इसकी दो शैलियां हैं। मान लीजिए शास्त्रीय जो नृत्य है, इसे फर्दर दो पार्ट में बांट दिया गया, एक मर्दाना शैली और दूसरा स्त्री भंगी शैली। इसमें मर्दाना में क्या तांडव आएगा, और स्त्री स्त्री में क्या आएगा? लेस्या, या जिसको लास्य भाव बोलते हैं, लास्य भाव बोलते हैं। तो आई होप पहली स्लाइड आप सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं क्लासिकल डांस के दूसरी स्लाइड पर और देखते हैं शस्त्रीय की दूसरी स्लाइड को। शस्त्रीय की दूसरी स्लाइड में आप देख रहे हैं कि महिला यहाँ पर कैसे किस तरह से गजरा लगाए हुए बढ़िया पोशाक में डांस को परफॉर्म कर रही है। इससे पता चलता है कि यह शास्त्रीय नृत्य लास्य भाव को रिप्रेजेंट करता है। किस भाव को? लास्य भाव को। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और अंतिम स्लाइड की, जिसमें हम पढ़ेंगे शास्त्रीय के प्रमुख कलाकारों को। इसमें पहला और इंपॉर्टेंट नाम है श्रीमद शंकर देव, जिनका संबंध किससे है? शास्त्रीय क्लासिकल डांस से। प्रदीप चलिहा जी, गुरु जतिन गोस्वामी जी। अब इसमें एक टाइटल पकड़ना, बार बायान, बार बायान, इनका संबंध किससे होगा? तो इनका संबंध होगा शास्त्रीय से। तो देखेंगे एक बार प्रमुख कलाकारों को। इसमें श्रीमद शंकर देव, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, ललित ओझा जी, गहन चंद्र गोस्वामी और मणिक बरबायन, परमानंद बर्मायन और प्रदीप चलिहा। इस तरह यहाँ पर क्लासिकल डांस पूरी तरह से समाप्त हो गया है।